हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ पार्ट हमारा जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको वो एक बार आपके माइंड में फ्रेश हो जाए। हमने पढ़े थे अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स वाटर में होती है तो वहाँ पर हमने देखे थे कि जो वाटर है वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम, ऐसे तीन फॉर्म में हम रिएक्शन ले रहे थे, है ना। जब कोल्ड वाटर के साथ में कुछ रिएक्शंस हो रही थी मेटल्स की, कुछ रिएक्शन हॉट वाटर के प्रेजेंस में हो रही थी, और कुछ ऐसे मेटल्स थे जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहे थे और ना ही हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहे थे, तो वो रिएक्ट हो रहे थे स्टीम के साथ में। उसके बाद में भी हमने उसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देखे जहाँ पर हमें ये देखने मिला कि जो वाटर का रिएक्शन है, जो मेटल्स का रिएक्शन है लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये वाटर के साथ में रिएक्ट ही नहीं होते और ना ही स्टीम के साथ में रिएक्ट होते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमने देखे थे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिडिक एसिड्स के साथ में, जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं कंपाउंड, उनके साथ में क्या रिएक्शन होती है। लाइक हमने देखे थे वहाँ पर HCl के साथ में रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको होमवर्क में बोला था कि आपको करना है H2SO4 के साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे। उसके बाद में हमने देखे थे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं हो रहा था, वहाँ पर ऑक्सीडाइज होके, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या तैयार कर रहा था वहाँ पे, वाटर के मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे थे वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछले क्लासेस में रिएक्शन अबाउट द वाटर एंड रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट, उनकी पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, बात करेंगे नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शंस की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्वा रेजिया के साथ में। अब ये एक्वा रेजिया जो है ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है हमारे पढ़ने में। जनरली आपने देखे है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लाइक चलो ठीक है कॉपर तो रिएक्ट हो जाता है अदर HCl के साथ, अपना नाइट्रिक एसिड के साथ में वगैरह, बट गोल्ड, प्लैटिनम, ये कुछ ऐसे लेस रिएक्टिव मेटल्स है जो वाटर के साथ में भी रिएक्ट नहीं होते, ना ही कोई एसिड के साथ में रिएक्ट होंगे। अगर वो एसिड अकेला है तो, सेपरेट है तो उसके लिए हमें एक ऐसा मिक्सचर बनाना पड़ रहा जिससे कि वो जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट हो सके, मतलब कि ये जो गोल्ड वगैरह है ये डिसॉल्व हो सके उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में। तो वो जो सॉल्यूशन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का बनाकर मिलाकर बना रहे, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वा रेजिया। उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एक्वा रेजिया। देखते हैं क्या बोलता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। मतलब कि एक्वा रेजिया एक ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एक्वा रेजिया एक ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है किनका, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl आ जाएगा उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ ही साथ में मिक्सचर आ जाएगा HNO3 का, और उसका रेशो हमें कुछ ऐसा लेना है कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में और जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, वो हमें कम क्वांटिटी में लेना है, जिसका रेशो रहेगा 3:1। 3:1 का मीनिंग अगर हम 100% मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें से 75% रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 25% रहेगा आपका HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो उस मिक्सचर को बोला जाता है एक्वा रेजिया। क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल्स। इनकी खासियत ये होती है कि ये अगर एसिड अगर हम अकेले अगर लेंगे उनको, मतलब कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम अकेला ले रहे हैं उसमें, और उसमें अगर गोल्ड को अगर हम डिसॉल्व करने जाएंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा।
लेकिन वही अगर हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 के मिक्सचर की, HCl और HNO3 के मिक्सचर की, तो वहां पर गोल्ड या प्लैटिनम जैसे मेटल्स जो कि लेस रिएक्टिव है नेचर में, वो क्या हो जाएंगे, फट से वहां पर उनकी रिएक्शन कैरी आउट हो जाएंगी, मतलब कि वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के इसमें, सॉरी उस सॉल्यूशन में, मिक्सचर में वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। बाद में इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, स्मेल तैयार करने वाला और हाईली कोरोसिव, कोरोजन भी कॉज करता है वो, ठीक है। उसके बाद में अभी ये हो गया आपका एक्वा रेजिया का छोटा सा कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि आपको 1 मार्क के लिए वो इसकी डेफिनेशन पूछने आ जाए। सो नाउ अभी हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है, दैट इज हाउ डू द मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल साल्ट। मतलब कि जो मेटल्स है वो सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट से कैसे रिएक्ट होते हैं, क्या उनकी रिएक्शन होती है। तो जनरली अगर मैं बताऊं तो जो आपका मेटल्स का जो रिएक्शन है विद द अदर मेटल साल्ट के साथ में, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, अगर उसके सॉल्यूशन में हमने मोर रिएक्टिव मेटल को अगर रख दिए या मिक्स कर दिए, तो मोर रिएक्टिव मेटल मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल से क्या हो जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब ये है कि सपोज हम ले रहे हैं आयरन और दूसरी ओर ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम ले रहे हैं आयरन और दूसरी ओर ले रहे हैं हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अब हमने क्या करना है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन में आयरन को मिक्स कर देना है, मतलब रिएक्ट करवा देना है। तो जब हम रिएक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि हमें कलर चेंज देखने मिलेगा, और वो कलर चेंज ऐसा रहेगा कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर में, बिकॉज ऑफ की आयरन मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से वहां पर वो रिएक्शन कैरी आउट होती है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो भी एक टाइप ऑफ मेटल साल्ट है ना, तो इसीलिए हमने बोले कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल साल्ट। समझ में आ रहा है? चलो तो बढ़ते हैं। आपको एक एक्टिविटी दी हुई है पहले आपके टेक्स्ट बुक में 3.12 करके, उसको ही मैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाता हूँ। मैंने वहाँ पर जो टेबल वगैरह है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, वो बनाया नहीं है, लेकिन स्टिल आपको समझ में लेना है कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड में ही फिट की गई है। तो देखो यहाँ पर हम पहले टेस्ट ट्यूब की अरेंजमेंट देख लेते हैं। हमने क्या लिया है, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, CuSO4 का सॉल्यूशन लिए, जिसमें हमने रखे हैं आयरन का नेल, जिसको बांध के रखे थ्रेड के मदद से, और उसके ऊपर में लगा दिए एक कॉर्क, ताकि वहां से कोई भी दूसरा एयर के प्रेजेंस में बोलो या कोई दूसरा एलिमेंट वहां पर या कोई दूसरा मिक्सचर वहां पर अप्लाई ना हो, किसी का रिएक्शन ना हो। ठीक है, बाद में बात करते हैं दूसरे टेस्ट ट्यूब की। तो यहाँ पर भी ये है आपका कॉर्क, ये हो गई आपकी थ्रेड। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है, FeSO4 का सॉल्यूशन, मतलब कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में हमें डिप करना है कॉपर का वायर, उसका उल्टा, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं आयरन नेल, और आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं कॉपर वायर। ओके, उसको भी टाई कर देंगे हम किससे, थ्रेड के साथ में, और उसको बांध देंगे कॉर्क के साथ में। ठीक है, ताकि वो वहां से कुछ भी छूट ना जाए वो थ्रेड वगैरह। और ये हमें दोनों टेस्ट ट्यूब में अभी ऑब्जर्व करना है कि किसमें रिएक्शन फास्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ये एक प्रकार का साल्ट है, मेटल साल्ट, और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये भी एक प्रकार का मेटल साल्ट ही है। ओके, सो नाउ सी क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, देखते हैं। द रिएक्शन इज ऑकर्ड इन टेस्ट ट्यूब इन विच आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहला पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि जो रिएक्शन हमें देखने मिलेगी इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से, तो वो हमें देखने मिलेगी
टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में जहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में किसे डिप किया गया है, आयरन नेल को। किसे डिप किया गया है, आयरन नेल को डिप किया गया है, वहां पर वो रिएक्शन कैरिड आउट होगी। अब किस प्रकार से वो रिएक्शन कैरिड आउट होगी देखते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज टर्न इनटू ग्रीन। ये जो ब्लू कलर है इस सॉल्यूशन का वो टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर में। कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। ओके, ऑल्सो द कॉपर कोटिंग इज प्लेस्ड ऑन द आयरन नेल। और यहाँ पर मैंने वो पहले भी आपको बोला कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कॉज होगी, मतलब कि ये जो आयरन नेल है आपका जो कि ग्रे कलर में रहता है, इसके ऊपर में किसकी लेयर आ जाएगी, किसका कोटिंग आ जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा कॉपर का कोटिंग, कॉपर मेटल का कोटिंग आ जाएगा। क्योंकि आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करता है। आयरन Fe क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करता है। ओके, सो वहां पर आ जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा वो, और साथ ही साथ में आयरन नेल के ऊपर में आ जाएगा कॉपर का कोटिंग। ओके, उसके बाद में क्या बोल रहा है, हियर आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, किस में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, और उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वही आपको वो एक्टिविटी 3.12 समझा रही है। ओके, तो अभी उसकी जो रिएक्शन है वो हम पढ़ते हैं। वो जो रिएक्शन है इस टेस्ट ट्यूब में हुई, वो रिएक्शन को हम समझते हैं। तो देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद Fe टू गिव FeSO4। वो क्या दे रहा है हमें, FeSO4। समझ में आ रहा है, कलर चेंज कैसे हो रहा है, ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन। ब्लू कलर किसमें चेंज हो रहा है, ग्रीन में, और कॉपर का कलर रहेगा रेड ब्राउन। सिमिलरली हम लेते हैं कुछ अलग रिएक्शन भी, हम लेते हैं कुछ दूसरी रिएक्शन भी, जहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है CuSO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें हम डिप कर रहे हैं जिंक को। सेकंड रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, CuSO4 सॉल्यूशन में किसको डिप कर रहा है, जिंक, मतलब सिल्वरी वाइट जो रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो जिंक है ये डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और खुद उसकी जगह लेके दूसरा नया साल्ट बनाएगा। ओके, जो रहेगा जिंक सल्फेट, जो कि रहेगा कलरलेस, जो कि कैसा रहेगा, कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इस पर से हमें ये पता चला कि जब मेटल किसी दूसरे मेटल साल्ट के साथ में रिएक्ट होते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और खुद अपना इंडिपेंडेंट सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। और अभी इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम बढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में। तो अभी बढ़ते हैं आगे। हम अभी पढ़ रहे हैं अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, अभी तक के हम पढ़ रहे थे कि जितनी भी रिएक्शंस है वहाँ पर जब मेटल रिएक्ट हो रहे थे तो कुछ मेटल्स थे जो इजीली रिएक्ट हो जा रहे थे और रैपिडली उनकी रिएक्शन कैरिड आउट हो रही थी। कुछ ऐसे मेटल्स थे जो रिएक्ट तो हो रहे थे बट स्लोली, या फिर कभी कभी वो होंगे ही नहीं रिएक्ट, लाइक गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो हमें उस बेसिस पे एक ऐसा कंक्लूजन मिला, एक ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन देखने आया कि कुछ मेटल्स है जो इजीली रिएक्ट होते हैं और कुछ मेटल्स है जो इजीली रिएक्ट नहीं होते। सो क्या रीजन है उनके पीछे का वो, और किस तरीके से वो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है वो, ये दोनों चीजें आज हम अभी यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है उसकी डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। क्या बोला गया है कि मेटल्स की ऐसी अरेंजमेंट कौन से कॉलम्स में,
वर्टिकल कॉलम्स में इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। कैसे ऑर्डर में? उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। अब डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज मीन्स व्हाट, कि जो हाईली रिएक्टिव है वो पहले आएंगे और फिर जैसे जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होते जाती है वैसे वैसे वो मेटल्स भी अरेंज किए गए हैं। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल कम्स फर्स्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल कम्स लास्ट, इसीलिए वो बोला गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब स्टडी करते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को। आई होप आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो समझ में आ गया। द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम, इन वर्टिकल कॉलम में उस मेटल्स की अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज के ऑर्डर में। इज नोन एज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इज नोन एज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब हम बात करते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज की। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में है, पोटेशियम जो है वो एज कंपेयर टू सोडियम भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रिएक्ट होता है फास्टली। फिर आता है सोडियम, उसके बाद में आता है कैल्शियम, देन आफ्टर हम देखते हैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लीड, फिर है हाइड्रोजन। अब ये ध्यान दो, हाइड्रोजन देखा जाए तो वैसे बेसिकली मेटल भी नहीं है, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर से उसको उस ग्रुप में, ग्रुप 1 में रखा गया है। तो अभी यहाँ पर जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है। अब यहाँ पर लीड जो है वो एज कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे कॉपर की तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी भी कम रिएक्टिव है। फिर आता है नंबर सिल्वर का, और फिर लास्ट में आता है गोल्ड का, जो कि सबसे कम रिएक्टिव है। ओके, तो ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी, अब हम जो बोल रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स है जो लेस रिएक्टिव है, तो क्या है भाई इसके पीछे का रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ मेटल्स बहुत ही रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो वही देखा जाए कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं, है ना। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए, पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जो बिफोर हाइड्रोजन वाले जितने भी एलिमेंट्स है, मेटल्स है, ये क्या करेंगे, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी से, और वो रेडी रहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने को, वो काफ़ी रैपिडली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे नॉन मेटल को वगैरह। ठीक है। तो इसीलिए ये जो एलिमेंट्स है ये हाईली रिएक्टिव है। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम ऐसा इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ऐसा मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए फट से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इस वजह से वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। वही अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं डोनेट करने को स्टेबल होने के लिए, तो उसको थोड़ा समय लगता है और इसीलिए वो कम रिएक्टिव रहता है एज कंपेयर टू सोडियम। ओके। उसके बाद में जो रिएक्टिव मेटल्स है जो कि हाइड्रोजन के ऊपर में आते हैं, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये जो जितने भी मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जल्दी से जल्द अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे मेटल को, दूसरे एलिमेंट को। ठीक है। और हाइड्रोजन के बिलो वाले जो है ये आसानी से या फिर ये रेडी नहीं रहते अपने खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव
यही आपको दिया हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि जब जब ये मेटल्स अपने जो रिएक्शंस कैरिड आउट करेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिलती है। कौन सी रिएक्शन देखने मिलती है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था कि जो Zn है वो Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा था। ये क्यों डिस्प्लेस हो रहा था? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। देखो Zn जो है वो हाई रिएक्टिव है देन कॉपर के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा था। उसमें उतनी कैपेसिटी की है डिस्प्लेस करने की, बिकॉज ऑफ की वो हाईली रिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर, और वो हमें पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस पर से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस होंगी या नहीं, मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन वहाँ पर टेक्स प्लेस होंगी या नहीं। मतलब हम बात करेंगे अभी FeSO4 और Cu की, जो कि हमने देखो ये जो एक्टिविटी करे थे 3.12, वहाँ पर जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी वहाँ पर कुछ इसी प्रकार का सॉल्यूशन था। FeSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर के वायर को हमने क्या कर दिए थे? डिप कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर रिएक्टिविटी चेक करते हैं, आयरन की रिएक्टिविटी और कॉपर की रिएक्टिविटी। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसी वजह से वहाँ पर रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो रही थी। इसी वजह से वहाँ पर रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ की जो रिएक्टिविटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है कॉपर का आयरन का कॉपर सॉल्यूशन में, सॉरी कॉपर का आयरन सॉल्यूशन में वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आयरन ही मोस्ट रिएक्टिव है देन कॉपर, हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर, इसीलिए वो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था। जो कॉपर का जो मेटल है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ की वो आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। आयरन क्या है? हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्टिविटी सीरीज। आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये पूरी की पूरी सीरीज लर्न कर लेना है। आपने ये पूरी की पूरी सीरीज लर्न कर देना है। ठीक है, मतलब आपको पता रहेगा कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो रिएक्शंस में काम में आएगा। तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर पढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। तो अभी हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ, पहले पढ़ेंगे क्लोरीन के साथ में और फिर बाद में पढ़ते हैं हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं। चलो देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड, मतलब कि मेटल्स क्लोरीन के साथ में जब रिएक्ट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक क्लोराइड। अभी आयोनिक क्लोराइड मीन्स व्हाट? मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब जिनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज ऑफ कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ही इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसको ध्यान में रखकर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव अगर आयन कंबाइन हो रहे हैं तो वो फॉर्म करते हैं आयोनिक कंपाउंड। वो क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक कंपाउंड। वो जो आयोनिक कंपाउंड है वो हम अभी आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है अबाउट द क्लोरीन के साथ में कैसे रिएक्ट होंगे मेटल्स, साथ ही साथ में हाइड्रोजन के साथ में। और फिर देखते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। जनरली तो नॉन मेटल्स रिएक्ट होते नहीं है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ में, लेकिन देखेंगे उसको भी। चलो, तो अभी हम देखते हैं रिएक्शन को। देखो, हमने लिए सोडियम एज अ मेटल और क्लोरीन के साथ में उसको कर रहे हैं रिएक्ट। तो सोडियम जो है ये है पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्लोरीन जो है वो है नेगेटिवली चार्ज आयन। ओके, क्लोरीन जो है वो है नेगेटिवली चार्ज आयन एंड सोडियम जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब दोनों की क्या बात हो जाती है कि दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर बॉन्डिंग तैयार करते हैं। ठीक है, दोनों भी एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर बन जाता है एक नया कंपाउंड।
क्लोराइड। अब क्लोराइड क्यों? क्योंकि Cl क्लोरीन के साथ में बन रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका आयोनिक क्लोराइड। उसके बाद में हम आते हैं अपने सेकंड रिएक्शन पे, जहां पर हमने किए हैं कैल्शियम मेटल को क्लोराइड के साथ में रिएक्ट। हम क्या कर रहे हैं? कैल्शियम मेटल को क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? कैल्शियम क्लोराइड। हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। हम बात करते हैं अभी मैग्नीशियम की। तो देखो मैग्नीशियम मेटल को मैं रिएक्ट कर दे रहा हूँ Cl2 के साथ में। अब तो वहां पर क्या फॉर्म होगा? MgCl2। क्या फॉर्म हो जाएगा वहां पर? MgCl2, जो कि रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है आपका, हम लेते हैं अभी एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए ले रहे हैं हम Cl2, तो ये बन के आ रहा AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है AlCl3। तो यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने जो बना है AlCl3, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर देंगे? पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर क्या? हाँ चलो है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम इसमें प्लस तो कर नहीं सकते 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। तो चलो हम कर देते इसको मल्टीप्लाई 3 के साथ में। किसके साथ में कर देते? मल्टीप्लाई 3 के साथ में। अब ये कितना बन गया? 6। 3 और 2 कितने बन गए? 6 क्लोरीन। अगर हमें यहाँ पर 6 क्लोरीन होना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड को, तो वो भी कर डाले हमने। एल्यूमिनियम क्लोराइड को 3 से मल्टीप्लाई कर डाले, तो अभी यहाँ पर बन गया 6 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन हो गया बैलेंस। लेकिन फिर से कौन गड़बड़ा गया? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2Al, मतलब कि 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम get combined with 3 atoms of chlorine gives 2 atoms of aluminum chloride। क्या मिलेगा वहां पर? 2 molecules of aluminum chloride। Is it clear up to this? उसके बाद में और भी 2-3 ऐसे आप ले सकते हो, लाइक जिंक, उसके बाद में आयरन, कॉपर। तो यहाँ पर हमें ये देखने मिलेगा कि जब जिंक, आयरन और कॉपर के साथ में रिएक्ट होगा कौन? क्लोरीन। कौन रिएक्ट होगा? क्लोरीन। तो वहां पे फॉर्म होगा आयोनिक क्लोराइड, मतलब वहां पर क्या फॉर्म होगा? साल्ट ही फॉर्म होगा, लेकिन वो आयोनिक क्लोराइड के फॉर्म में रहेगा। ओके, ये थी आपकी रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ आयोनिक क्लोराइड। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अब किसकी बात करते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। जब मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होते हैं, जब मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं हाइड्राइड्स। वो क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक हाइड्राइड। क्या फॉर्म करेंगे वो? आयोनिक हाइड्राइड। लाइक हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम की प्लस H2 gives 2NaH, 2NaH, जो कि है, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड्स। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्राइड्स। और इसको बोला जाता है आयोनिक हाइड्राइड्स ऑल्सो। क्या बोला जाएगा उसको? आयोनिक हाइड्राइड। फिर हम लेते हैं उसके साथ में कैल्शियम को, H2 गैस gives CaH, तो यहाँ पर हो जाएगा 2CaH, या फिर इसको लिखेंगे हम CaH2। तो फिर से ये बन गया आपका बैलेंसिंग फॉर्म में है, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्राइड, नॉट हाइड्राइड, हाइड्राइड ओनली।
ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी किसकी, कैल्शियम अपना हाइड्रोजन के साथ में मेटल्स की। किसकी रिएक्शन है ये आपके, हाइड्रोजन के साथ में मेटल्स की। सिंपल रिएक्शन है, इसीलिए थोड़ा फास्ट इसमें मैं पढ़ रहा हूँ इनको। बस कुछ नहीं करना है, दो रिएक्टेंट को ऐड करके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना है हमें, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सुने थे आपने। चलो उसके बाद में अभी आएंगे हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब अभी तक के हमने जो पार्ट पढ़े ये पूरा पर्टिकुलर में बेस्ड ऑन था मेटल्स के ऊपर में। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लो, देन आफ्टर हम फॉरवर्ड होते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या बोला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमें पढ़ना है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। मतलब कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होंगे तो वहां पर वो क्या फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं जैसे कि मेटल्स में जब ऑक्सीजन के साथ में फॉर्म हो रहे थे तो वो फॉर्म कर रहे थे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर शो कर रहे थे। यहाँ पर नॉन मेटल्स रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ में, क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ में टू फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करने के लिए, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। और न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं। कभी कभार जो उनकी पीएच होती है ऑक्साइड्स की वो <7 होती है, इसीलिए वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। और कुछ ऑक्साइड्स की पीएच =7 होने के कारण कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जैसे कि कार्बन का ही अगर हम बात करेंगे तो कार्बन जो है वो पार्शियली कंबस्ट होता है, मतलब पार्शियली वो बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और इस वजह से वो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाता और उसका प्योर कंबशन नहीं होने के कारण वो बनाता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, तो देखते हैं बाद में उसको, लेकिन पहले यहाँ पर पढ़ेंगे हम एसिडिक ऑक्साइड मीन्स व्हाट। तो देखो कार्बन जो है, कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में। तो वो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन में लिख देता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्या बनाता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है एसिडिक इन नेचर। ये क्या है, एसिडिक रहता है नेचर में। ठीक है, मतलब इसकी पीएच रहती <7 रहती उसकी पीएच दरअसल। उसके बाद में हम आते हैं एसिडिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। मतलब कि ये जो अभी आपका एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ ना नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट होके, तो ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ इसको जब हम वाटर से पास करेंगे, मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या तैयार करेगा, एसिड, एक परफेक्ट एसिड वो तैयार करेगा। हमने रिएक्शन यहाँ पर लिखे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ में, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ में, तो वो फॉर्म कर रहा है एक एसिड जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड H2CO3। मतलब ये H2O में का एक O, ये दो O मिला के बन गया O3, कार्बन सिंगल है और H2 को हमने सामने लिख दिया। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला है किसका, कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला ये, इसलिए हमने उसको ऐसा लिखा है। ओके, तो इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। मतलब कि जब एसिडिक ऑक्साइड किसी वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो उसे बोला जाए, वो बनाएगा एक एसिड जो कि रहेगा कार्बोनिक एसिड। फिर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की जो कि है सल्फर का। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो फॉर्म कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको लिखते हैं वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स, सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स SO2
सल्फर डाइऑक्साइड, क्या रहेगा वो, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद में वही सल्फर डाइऑक्साइड को हम कर रहे हैं डिसॉल्व वाटर में। वही जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हम क्या कर देंगे, वाटर के साथ में डिसॉल्व कर देंगे। तो जब वो वाटर के साथ में डिसॉल्व होगा तो वो फॉर्म करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्म करेगा वो, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फरस। SO3 रहेगा ना, ये 2 और ये 1, SO3, जिसका नाम है सल्फरस एसिड। क्या नाम है उसका, सल्फरस एसिड। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हुई थी अपनी, उसको करेक्ट कर देता हूं मैं, सल्फरस एसिड। ओके, अब ये आपका जो सल्फरस एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या फर्क है, नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फर्क है। मतलब अगर H2SO4 रहा तो आपको यूज करना है वर्ड सल्फ्यूरिक, और अगर H2SO3 रहा तो आपको वर्ड यूज करना है सल्फरस। समझ में आ रहा, तो वो डिपेंड करेगा ये ओके मॉलिक्यूल्स पे। SO3 रहा तो सल्फरस, SO4 रहा तो सल्फ्यूरिक। ओके, और दोनों भी एसिड ही है, ठीक है ना, दोनों भी एसिड ही है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नॉन मेटल्स की। अब हमने वहां पर क्या बोले कि एसिडिक नेचर बनाएगा या फिर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कैसे बनता है, देखो जब हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रल बनाएगा तो न्यूट्रल में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि रहता है न्यूट्रल स्टेट में। कौन से स्टेट में रहता है ये, न्यूट्रल स्टेट में। एसिड भी नहीं रहता और बेस भी नहीं रहता, ये रहता है न्यूट्रल। ये क्यों न्यूट्रल बनता, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट एयर के वजह से। मतलब कि जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है वो इनसफिशिएंट प्रोवाइड होता है कभी कभार रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, और उस वजह से वहां पर बनता है डाइऑक्साइड के बजाय मोनोऑक्साइड, वो जो कि रहता है न्यूट्रल इन नेचर। कैसा रहता है वो, न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आ रहा है, चलो तो ये हो गई आपकी रिएक्शन अपना ऑक्सीजन के साथ में नॉन मेटल्स की। फिर बढ़ते हैं वाटर के तरफ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शन है किसकी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि वो रिएक्शन वैसे होती नहीं है। जनरली वाटर और नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं होते। क्यों नहीं रिएक्ट होते, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व नहीं होती। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स जनरली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्या, नहीं। और जब वाटर के साथ में रिएक्शन होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब हाइड्रोजन के आयन्स रिलीज होते हैं। और वाटर को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा नॉन मेटल, तो वहां पर रिएक्शन कैरी आउट होंगी क्या, देयर इज नो चांस। दैट्स व्हाई वी कैन से कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स इज नॉट पॉसिबल विथ वाटर। ओके, तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर और 2 टॉपिक अपन कवर करते हैं नॉन मेटल्स के। अब बढ़ते हैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज की और नॉन मेटल्स के, जहां पर हम अभी देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। क्या बोलता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अब ये क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट, कि दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है
तो वो किसी और रिएक्टिव मेटल को या फिर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी शो नहीं होती, ठीक है, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं बन पाती कि वो दूसरे हाइड्रोजन के जो एटम्स है उसको HCl बोलो, H2SO4 बोलो, इसमें से रिएक्ट कर पाए, इसमें से डिस्प्लेस कर पाए, बिकॉज ऑफ कि वो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एक्चुअली में, है ना। तो इस वजह से जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं होते हैं मेटल्स अपना एसिड्स के साथ में, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को वहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाते, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाते। सो हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज इट कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होती है नॉन मेटल्स की कब इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। उसके बाद में हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कैसे होगी देखो। A more reactive non-metal displace a less reactive non-metal from the salt solution। जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को उस साल्ट सॉल्यूशन में से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन की, सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। सो जो क्लोरीन गैस है वो क्या कर देगी, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी और वो रिएक्ट हो जाएंगी सोडियम के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा, वो सोडियम के साथ में। तो यहाँ पर रिएक्शन ऐसी बनेगी, है ना, सोडियम और क्लोरीन ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे, सोडियम और क्लोरीन ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे और वो फॉर्म करेंगे वहाँ पर सोडियम साल्ट, सोडियम क्लोराइड वो फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ में ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वहाँ से। तो ये रिएक्शन होगी। उसके बाद में और एक हम एग्जांपल, हाँ ठीक है, ये था आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन के साथ में नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं, यहाँ पर क्लोरीन के साथ में सॉल्ट सॉल्यूशन हो रहा है। देखो अभी लाइक हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन की, तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों भी रिएक्ट होंगे तो वो फॉर्म करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म में वो फॉर्म करेंगे, जो कि गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन है, दो अलग अलग रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होने के साथ साथ वो फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे डाइल्यूट अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज इन अ गैसियस फॉर्म। ओके, उसके बाद में एक और ले रहे हैं फॉस्फोरस, ये जो है P4 ये है फॉस्फोरस, जो कि रिएक्ट हो रहा है क्लोरीन के साथ में, क्या बना रहा है, PCl3 मतलब फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड। क्या बना रहा है वो, PCl3, जिसका नाम है फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड। हाँ, फॉस्फोरस टेट्रा क्यों 4 होने के कारण टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स की किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। जैसे कि हम अगर बात करेंगे सल्फर की, सल्फर आपका नॉन मेटल है, ठीक है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, जो कि रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में। तो वो क्या बनाएगा, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाएगा वो, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आ रहा है, वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सॉरी मैंने एक्वस फॉर्म में लिखा, वो चलता है, वो बनता है गैसियस फॉर्म में। जो प्रोडक्ट है हमें वो कौन से फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट।
कोवैलेंट क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, डायरेक्टली डोनेट नहीं करते। कोवैलेंट क्यों बोला जा रहा है उसको? बिकॉज कि दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग होती है दोनों एलिमेंट्स के बीच में, इसलिए वो बनाते हैं वहां पर सल्फाइड। उसके बाद में हम यहाँ पर अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ सकते हैं। लाइक हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, हम यहाँ पर बात करते हैं हाँ नाइट्रोजन गैस की, जो कि रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, जो कि रिएक्ट हो रहा है 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, तो वो फॉर्म करता है अमोनिया। ये जो है NH3 का नाम है अमोनिया। समझ में आ रहा है? चलो, इसकी स्मेल बड़ी अलग ही आती है, ठीक है। तो जो अमोनिया है वो फॉर्म करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? वो तैयार करते हैं अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट Fe। किसके प्रेजेंस में? Fe, आयरन के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में वो फॉर्म करते हैं अमोनिया। तो इस तरीके से ये हो गई पूरी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। काफी सिंपल और सरल प्रॉपर्टीज है, कोई भी आपको ज्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना कि कैसे रिएक्ट होते हैं और क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। ओके, उसके बाद में आज हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर नॉन मेटल्स और मेटल्स के पूरे रिएक्शंस कैसे वो कैरिड आउट होते हैं। अब हमें पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड कैसे तैयार होता है, जो आपका नेक्स्ट है। आयोनिक बॉन्ड कैसे तैयार होता है, आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सब कुछ। ओके, तो मिलेंगे अगले क्लास में। तभी के लिए सबने आपने पूरी प्रैक्टिस करके रखना है, पूरे नोट्स तैयार करके रखो, एंड दैट्स इट।